मैं 22 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मुझे मेरे ही सगे छोटे भाई ने धोखे से कोठे पर भेज दिया ताकि वह अपनी नशे की लत को पूरा कर पाए। वह इतना गिर गया कि एक दिन वो खुद ही मेरा ग्राहक बनकर आया। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे खींचकर बिस्तर पर पटक दिया। फिर उसने मेरे साथ जो किया सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरा नाम पूजा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा एक छोटा भाई है। बचपन से ही मैंने और मेरे परिवार ने गरीबी की बहुत मार झेली है। मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं जिसमें इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि हम लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। मेरे पापा ने जैसे तैसे करके मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनकी तबीयत अब काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, जिसकी वजह से वह परिवार का खर्चा चला नहीं पा रहे थे। फिर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है। अपने भाई को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी फिर मैंने उठाई। मुझे एक मॉल में नौकरी मिल गई थी जिससे मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा से ही मेरी सारी बातें मानता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे वह काफ़ी ज़िद्दी होता जा रहा था। एक दिन जब मैं अपने मॉल से लौट रही थी तभी मुझे अपने घर से थोड़ी दूर पर एक ट्रक के पीछे से कुछ लड़कों की आवाज़ आई। लड़कों की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गई और मैं जल्दी जल्दी चलने लगी, क्योंकि रात हो चुकी थी और मुझे लगा कि पता नहीं यह लड़के कैसे हैं। अगर कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो कोई गलत हरकत ना करने लगे। लेकिन जैसे ही मैं तेज तेज चलने लगी तभी मुझे उन लड़कों में से एक लड़के की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी और मेरे कदम खुद ब खुद उस ट्रक की तरफ बढ़ गए। मैं जैसे ही वहां पहुंची तो मेरे होश उड़ गए। उस ट्रक के पीछे कुछ लड़के बैठे हुए थे जिनमें से एक मेरा छोटा भाई भी था और वह सब वहां नशा कर रहे थे। यह देखकर पहले तो मैं घबरा गई, लेकिन फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने भाई पर हाथ चला दिया। मेरा भाई मुझे कहने लगा, दीदी तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर मैं अपने घर ले आई और उसे डांटने लगी। लेकिन मेरे भाई को अपनी गलती का एहसास होने की जगह वह मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगा कि मैंने उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती की है और फिर वह वहाँ से चला गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। मेरा भाई इस बुरी संगत में कैसे पड़ गया। अगर मैं इस बारे में अपने मम्मी पापा को बताऊं तो उनका तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि मैं अपने भाई को आराम से समझाऊंगी। अगले दिन सुबह मैं थोड़ा देर से नौकरी पर गई। मैंने अपने भाई के लिए उसका फेवरेट नाश्ता तैयार किया और फिर उसे उठाया। अपना फेवरेट नाश्ता देखकर वह बहुत खुश हो गया। फिर मैंने उसे अपने पास बिठाया और उसे प्यार से समझाया कि नशा करना बहुत बुरी बात है। वह बोला, दीदी मैं भी यह सब नहीं करना चाहता, लेकिन अब मुझे लत पड़ गई है। मैं कितना भी इससे दूर रहने की कोशिश करूं, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पाता है। मैंने उसे समझाया कि तुम अपने दोस्तों की संगत छोड़ दो। गलत दोस्तों के साथ रहोगे तो गलत काम ही करोगे और हम डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम्हारा वहाँ इलाज कराएंगे। मेरे भाई ने मुझे मुस्कुराकर गले लगा लिया। फिर मैं अपने काम पर चली गई। 2-3 दिन बीते ही थे कि जब मैं काम से लौटी उसके थोड़ी ही देर के बाद किसी ने हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। जैसे ही पापा ने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर वह चौंक गए, क्योंकि सामने 2 आदमी मेरे भाई यानी रोहित को पकड़े खड़े थे। वह अपने होशो हवास में नहीं था और उसके सर पर थोड़ी चोट भी आई हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर हम सब बुरी तरह से घबरा गए। फिर जब पापा ने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा नशे में सड़क पर इधर उधर झूम रहा था और तभी एक गाड़ी से उसकी छोटी सी टक्कर हो गई, जिसकी वजह से चोट आ गई। नशे की बात सुनकर तो पापा को सदमा सा लग गया। पापा रोने लगे। वह बोले, हमारा बेटा गलत संगत में पड़ गया और हमें पता भी नहीं चला। हमने तुरंत ही उसे पास के दवाखाने में ले जाकर उसकी मरहम पट्टी कराई। पूरी रात हम सब बहुत परेशान रहे। अगली सुबह मेरे भाई को दोपहर तक होश आया।
जब पापा ने उसे बताया कि कैसे उसे किस हालत में घर में लाया गया था, तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। मैंने भी उसे बहुत डांटा कि अभी मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले समझाया था, लेकिन फिर भी तुम पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। वह उसी दिन की तरह फिर से रोने लगा और बोला कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पाता है। मैंने कहा कि तुम अपने दोस्तों की संगत क्यों नहीं छोड़ देते? तो वह बोला कि मेरे दोस्त बुरे नहीं हैं, बस वह भी मेरी तरह नशे की लत के शिकार हो गए हैं। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन अब मैंने अपने भाई के दोस्तों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने देखा कि उसकी दोस्ती ज़्यादातर लफंगे लड़कों से थी, जो कि नशा करने के साथ साथ लड़कियों को भी गलत नज़र से देखते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते। जब हम सबने रोहित को बहुत समझाया, तो उसने अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना धीरे धीरे कम कर दिया। उनका जब भी फोन आता तो वह अक्सर कोई बहाना बनाकर उन्हें मना कर देता। हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। मैंने ध्यान दिया कि मेरे बैग से अक्सर थोड़े थोड़े रुपए गायब होने लगे थे। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही पैसे खर्च करके या कहीं रख कर भूल जाती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा पैसे गायब होने लगे तब मुझे शक हुआ, और जब मैंने नज़र रखी तो जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे बैग से पैसे मेरा भाई ही चुरा रहा था। जब मेरा भाई पैसे चुरा कर घर से बाहर निकला तो मैंने उसका पीछा किया, और फिर मैंने देखा कि वह पैसे लेकर अपने उन्हीं लफंगे दोस्तों के पास गया। उसने अपने दोस्तों में से एक लड़के को वह पैसे पकड़ाए और उसके सामने रोने लगा कि प्लीज़ अब तो मुझे वह नशे का पैकेट दे दो, इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं ला सकता। मेरी दीदी बहुत मेहनत करके यह पैसे कमाती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसीलिए यह पैसे चुरा रहा हूँ। रोहित की बात सुनकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, चल तू भी क्या याद रखेगा कि क्या दोस्त मिले थे, तुझे इतने पैसों में ही हम मजे कराते हैं। जब रोहित घर आया और मैंने उससे चोरी की बात कही तो वह फिर से रोने लगा। वह बोला कि मुझे नशे की तलब सी लगती है और इसके लिए मुझे पैसे चुराने पड़ते हैं। मैं यह सब करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दम घुट रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अगले दिन मैं रोहित को लेकर एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज है, लेकिन इलाज बहुत महंगा था। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं घर चलाने के साथ साथ अपने भाई का इतना महंगा इलाज कैसे कराऊं, क्योंकि पापा की भी तबीयत अक्सर खराब रहती है, जिसकी वजह से वह भी कोई काम नहीं कर पाते और बहुत से पैसे उनके इलाज में भी चले जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं मॉल में नौकरी करने के साथ साथ कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और अपने भाई का इलाज भी शुरू करवा दिया। मैंने अपने भाई को भी समझाया कि तुम अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। खैर, उसने भी मेरी बात का मान रखा और धीरे धीरे खुद में सुधार करने लगा। अगले हफ्ते मेरे भाई का बर्थडे था। मैंने सोचा कि मैं उसे एक शर्ट गिफ्ट में दूं। उसका गिफ्ट खरीद कर मैं शाम को ही ले आई। अगले दिन सुबह जब मैंने उसे सरप्राइज दिया तो वह बहुत खुश हो गया और मेरे गले लगकर बोला, दीदी आप इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। जब शाम हुई तो उसने मुझसे कहा कि आज मेरे दोस्त मुझसे मेरे बर्थडे की पार्टी मांग रहे हैं। मैंने उसे मना किया कि तुम उन लफंगे दोस्तों के साथ कोई पार्टी नहीं करोगे। तो वह कहने लगा कि उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह कह रहे हैं कि अब वह भी सुधर गए हैं और इसीलिए वह मुझसे माफ़ी भी मांग रहे हैं और मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं। रोहित बोला, दीदी आपने मुझे भी तो एक मौका दिया है, तो मेरे दोस्तों को भी एक मौका दीजिए। मैंने सोचा कि आज इसका जन्मदिन है तो आज मैं इसकी बात ना टालूं, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए और उसे जाने दिया। करीब 1 घंटे के बाद मेरा फ़ोन बजा। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तभी एक लड़के की आवाज़ आई जिसने कहा, पूजा दीदी रोहित का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत चौराहे के पास वाली दुकान पर आ जाएं। रोहित के एक्सीडेंट की बात सुनकर मैं पूरी तरह से हड़बड़ा गई। मुझे यह होश ही नहीं रहा कि मैं किसी से कुछ कहूँ। मैं सीधा अपना बैग उठाकर भागती चली गई।
मैं जैसे ही चौराहे के पास वाली दुकान पर पहुंची, वहां रोहित के दोस्त मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैं बुरी तरह से रोने लगी तो वह बोले कि हमने उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया है, आप हमारे साथ चलिए। मैं तुरंत ही उनकी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही मैं उनकी गाड़ी में बैठी, उन्होंने मेरा मुंह किसी चीज़ से कसकर दबा दिया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं एक बंद कमरे में थी जिसमें सिर्फ एक रोशनदान से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने देखा कि कमरा बाहर से बंद था। मैं बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। जब आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि सामने कई सारी लड़कियां सजी धजी घूम रही थीं और उनके पहनावे से वह कोई अच्छी लड़कियां नहीं लग रही थीं। तभी एक मोटी सी औरत ने मुझे अंदर कमरे में धक्का दिया, जो पान चबा रही थी और बालों में गजरा, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई थी। उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वह मुझसे बोली, देख सुन, अगर ज़्यादा नाटक किया ना तो हाथ पैर काट कर नदी में फेंकवा दूंगी, इसलिए जैसा कहा जाता है चुपचाप वैसा कर। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि यह कौन सी जगह है, तो वह हंसने लगी, बोली, मेरी रानी, यह जन्नत है, तू जन्नत में आ गई है। मैंने रोते हुए उससे फिर कहा कि ठीक से बताइए यह कौन सी जगह है, तो वह बोली, क्या मेरा दिमाग खराब कर रही है, क्या अंधी है, तुझे नहीं दिख रहा कि तू कोठे पर है। कोठा शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मैं यहाँ कैसे आई, तो वह हंसने लगी, बोली, तुझे तेरे ही भाई ने बेच दिया और तुझे पता ही नहीं चला। उसके मुंह से जो भी शब्द निकल रहे थे वह मेरे ऊपर अंगारे बरसा रहे थे। वह बोली, बहुत मोटी रकम देकर तुझे खरीदा है, इसलिए अब अच्छी कमाई करवानी होगी तुझे, समझ ले, नहीं तो इतना मारूंगी कि खाल उतार दूंगी। इतना कहकर वह तो चली गई और कमरा बंद कर दिया। लेकिन मेरे सर पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने कई बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया। उसके यह शब्द कि तुझे तेरे ही भाई ने बेच दिया बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया कि किस तरह से मैं अपने भाई के एक्सीडेंट की बात सुनकर उसके दोस्तों के पास पहुंची और फिर आगे क्या हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे ही सगे भाई ने अपने नशे की लत के खर्चे को पूरा करने के लिए मुझे बेच दिया था। मुझे अपने भाई से नफरत हो रही थी। मैंने एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया और रोने चिल्लाने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। मैंने उससे बहुत हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी ज़िंदगी खराब मत करो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसने पहले तो मेरे 2-3 थप्पड़ लगाए। जब मैंने उसके पैर पकड़ लिए तो उसने मुझे बहुत देर तक बेल्टों से पीटा। जब मैं पूरी तरह से अधमरी हो गई तब वह मुझे छोड़कर चला गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी दुनिया अचानक से ऐसे कैसे हो गई। मैं भगवान को कोसने लगी कि बचपन से हमेशा मैंने पैसों की तंगी झेली है, फिर जैसे तैसे करके मैं अपना घर चला रही थी। क्या इतने सारे कष्ट कम थे जो अब मुझे ऐसी दर्दनाक जिंदगी में डाल दिया। जैसे तैसे 3 दिन बीते। उन 3 दिनों में उन्होंने सिर्फ 2 बार ही दरवाज़ा खोला मुझे खाना देने के लिए। बस उसके अलावा मैं अंदर से सिर्फ आवाज़ें ही सुनती रहती। बाहर झांकने के लिए उस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी। कमरे से एक अजीब सी महक आती रहती थी। तीसरे दिन की शाम को मेरे कमरे में कुछ लड़कियां आईं और वह मुझे तैयार होने को कहने लगी। जब मैंने मना किया तो उन लड़कियों ने उस आदमी को बुला लिया जिसने मुझे 3 दिन पहले बेल्टों से मारा था। उसे देखकर मैं बुरी तरह से डर गई और फिर मैं चुपचाप तैयार होने लगी। कुछ देर के बाद मुझे बाहर उन लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दिया गया जिनके लिए ग्राहक आ रहे थे। मैं अपना सर झुकाए चुपचाप वहाँ खड़ी हो गई। मुझे किसी चीज़ का कोई होशो हवास नहीं था। थोड़ी देर के बाद मुझसे कहा गया कि जा तू अपने कमरे में बैठ, तेरा ग्राहक तेरे पास आ रहा है। मैं जाकर कमरे में बैठ गई। अब मैं
अपनी किस्मत से हार मान चुकी थी। मैंने सोच लिया कि शायद अब यही मेरी किस्मत है। कुछ देर में दरवाजा बंद हुआ। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो ग्राहक कमरे में आया था वह और कोई नहीं, मेरा ही छोटा भाई था। उसकी शक्ल देखते ही मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं तुरंत उठी और उस पर झपट पड़ी। कई सारे थप्पड़ उसके गाल पर रसीद दिए और बुरी तरह से रोने लगी। पूछने लगी, तूने मेरी जिंदगी खराब क्यों की? तभी मेरे भाई ने मेरा मुंह कसकर बंद किया और पूरी ताकत से मुझे बिस्तर पर लेकर गया। मैं घबरा गई। मुझे लगा कि मेरा भाई हैवान बन चुका है। वह इतना गिर चुका है कि वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उसने मुझे कस के जकड़ लिया और गले लगा लिया। फिर वह रोते हुए धीरे से बोला, दीदी मुझे माफ कर दो, आज आपकी यह हालत मेरी वजह से है। मैंने उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखा तो वह बोला, लेकिन आप चिंता मत करिए, अब मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अपने भाई पर विश्वास करना भी चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह फिर से मेरे साथ कोई नाटक कर रहा हो। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा, दूर हो जा तू मेरी नज़रों से, मुझे तुझसे नफरत है। तो वह बोला, हाँ दीदी, मैं आपकी नफरत के काबिल ही हूँ, मैंने काम ही ऐसे किए हैं, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। फिर वह बोला कि आप कुछ मत कहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर जो मोटी औरत बैठी थी वह उसके बाहर जाने की वजह पूछने लगी। तो रोहित ने कहा कि मैं अपने नशे का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ, असली मज़ा तो तभी आएगा। और यह कहकर वह दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। असल में सच क्या है, ये कि मेरे भाई ने मुझे कोठे पर बेच दिया और आज मेरा ग्राहक बनकर आया है, या ये कि मेरा भाई मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग रहा है। करीब 10 मिनट के बाद ही मेरे कमरे के बाहर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर भी जोरदार लात मारी। मैं बुरी तरह से घबरा गई। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब धीरे से आंख खोली तो मेरे सामने पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर मैंने राहत की सांस ली। फिर वह लोग मुझे और मेरे जैसी कई मजबूर लड़कियों को वहां से निकाल कर ले गए। मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां मेरा भाई भी था। एसपी साहब मेरे भाई को शाबाशी दे रहे थे, लेकिन क्यों? आखिर माजरा क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने एसपी साहब से कहा कि आप इसे शाबाशी क्यों दे रहे हैं? असली मुजरिम तो यही है, इसने ही मुझे इस नर्क में धकेला था। वह धीरे से मुस्कुराए और मेरी तरफ देखकर बोले, नहीं, यही वह इंसान है जिसने आपको इस नर्क से बाहर निकाला है। उनकी बातें सुनकर मेरा सिर चकरा गया। तभी रोहित बोला, दीदी मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। फिर रोहित ने मुझे जो कुछ भी बताया उस पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। रोहित बोला, दीदी उस दिन मैंने अपने दोस्तों को दोस्ती का दूसरा मौका देकर जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। वह अपने किए पर शर्मिंदा नहीं थे, बल्कि मुझे धोखा देने वाले थे। उस दिन जब मैं उनके साथ अपना जन्मदिन मनाने पहुंचा तो उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया और फिर आपको फ़ोन पर झूठ कह दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें पता था कि मेरे एक्सीडेंट की बात सुनकर आप बिना सोचे समझे भाग कर चली आएंगी, और वही हुआ। और उसके बाद उन्होंने आपको बेहोश करके एक मोटी रकम के बदले उस कोठे पर बेच दिया और कोठे वाली से कह दिया कि वो आपको यही बताए कि आपके भाई ने ही आपको बेचा है। मुझे उन्होंने नशे के इंजेक्शन भी दिए, इसीलिए मुझे 2 दिन के बाद होश आया। लेकिन जब मैं होश में आया तो मुझे कुछ भी ठीक से याद ही नहीं आ रहा था। घर में मम्मी पापा इस बात से बहुत परेशान थे कि आखिर आप एकदम से कहाँ गायब हो गईं। हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन आपका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। हम सब बहुत परेशान थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आप हमें छोड़कर ऐसे कहीं क्यों चली गईं।
फिर मैंने अपने उन दोस्तों को बहुत महंगी पार्टीज करते हुए देखा तो मुझे शक हुआ कि इतना पैसा अचानक से इन लोगों के पास कैसे आया। इसलिए उन दोस्तों में से एक को मैंने अपने साथ लेकर गया और उसे नशे का लालच देकर जब पूछा तो उसने नशे की हालत में सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उन लोगों ने आपको कहाँ पर बेचा था। मैंने तुरंत ही जाकर यह बात पुलिस में बता दी और हमें एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और मेरे दोस्तों को गिरफ्तार करके सारी डिटेल निकलवा ली। हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए सर ने कहा कि पहले उस कोठे पर मैं ग्राहक बन के जाऊं ताकि मैं यह पक्का कर सकूं कि आपको इसी कोठे पर बेचा गया है या नहीं, और इसीलिए मैं वहां ग्राहक बनकर आया था। अपने भाई की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोई और मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मैंने उसे गलत समझा। मुझे तो यही लग रहा था कि नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने मुझे कोठे पर बेच दिया। रोहित ने कहा, दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं नशे में इतना अंधा होता चला जा रहा था कि सही और गलत इंसान की पहचान ही नहीं कर पा रहा था। आपने तो मुझे उन लड़कों से दूर रहने को कहा था पर मैं नहीं माना, लेकिन उसकी सजा आपको मिली। आज आप जिस हाल में पहुंची उसकी वजह मैं ही था। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी तरह के नशे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। हम दोनों भाई बहन ने एक दूसरे के आंसू पोंछे। जब मैं घर पहुंची तो मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मेरा भाई भी अब सुधर चुका था और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने लगा था। नशा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ नशा करने वाले इंसान को ही नहीं, उससे जुड़े हर व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। इसीलिए हमें किसी भी तरह के नशे को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।